जहर है, जहर है, लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, खेती अगर एक कला है तो इसमें विज्ञान का भी पूरी तरह से समावेश है। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसमें ऊर्जा का उपयोग जरूर होता है। अन्न उगाने से लेकर भोजन ग्रहण करने तक, चलना उठना बैठना जो कुछ भी हम करते हैं उसमें ऊर्जा लगती है। और आजकल चारों ओर हम मशीनों से घिरे हुए हैं, ये भी ऊर्जा से ही चलती हैं। बिजली के संकट से हम अनभिज्ञ नहीं हैं। हम जानते हैं कि अगर बिजली ना आए तो किस तरह से सारा काम हमारा ठप हो जाता है। अब हमारे आगे ये संकट ना हो, बिजली ना होने पर भी हमारा कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, ऐसा क्या किया जा सकता है? तो सोचने वाली बात है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य है और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े अनुसंधान हुए हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरह से सौर ऊर्जा हमारी खेती किसानी में उपयोगी हो सकती है, हमारे रोजमर्रा के कार्य में उपयोगी हो सकती है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में आज पधारे हैं शांतिवन आबू रोड से ब्रह्मा कुमार जयसिम्हा भाई। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जयसिम्हा भाई पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वर्तमान में तो इंडिया वन सोलार पावर प्लांट के सीईओ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और 18 वर्ष हो गए हैं इन्हें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान करते हुए। कई डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने दिए और कई प्रोजेक्ट्स इन्होंने लगाए हैं। आइए इनकी उपस्थिति का लाभ लेते हैं। जयसिम्हा भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों के लिए, सौर ऊर्जा क्या है, किस तरह से हम इसे सरलता से समझ सकते हैं? जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व के उन गिने चुने देशों में है जहां सौर शक्ति का उपलब्ध जो है वो अपार मात्रा में है। जी, हम सरल शब्दों में ये कहें कि साल के 300 से 250 दिन सौर शक्ति का उपलब्ध भारतवर्ष के ऊपर मिलता है। जी जी। दिन का 8 घंटा हमें इस शक्ति का जो उपलब्धि है वो है। दूसरी साइड में आप देखेंगे कि भारत में किसान या खेती जो है भारत की सामाजिक व्यवस्था का रीढ़ की हड्डी है। फिर भी जो व्यवस्था है किसानों के लिए, जो बिजली की या जो ऊर्जा की आवश्यकता है, उसके लिए उनकी जो परेशानियां हैं ये हम सबसे छिपी नहीं हैं। जी, आप एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। एक छोटा सा देश है आइसलैंड, जी, जिसमें एक व्यक्ति एक साल में 50,000 यूनिट बिजली का खपत करता है और भारत जैसे देश में हम 500 से 600 यूनिट खपत नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी बिजली है और हम लोग खपत नहीं कर रहे, हमारे पास उपलब्धि नहीं है। ओके। और ख़ास करके जो ग्रामांतर प्रदेशों में बिजली की कमी के कारण आज किसानों का जो जीवन है वो कठिन से कठिन होता जा रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे जीवन के हर अंग के लिए आपको शक्ति या ऊर्जा का आवश्यकता है। जी। जीवन में सवेरे से हम जब जागते हैं या रात में जब हमारे जीवन का दिनचर्या का अंत होता है तो हर पहलू में ऊर्जा की आवश्यकता है। जी। उसके साथ साथ खेती के अंदर आप ऐसे कई पहलू हैं जहाँ पर सौर शक्ति का आप यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा सा हम इस तरफ ध्यान दें कि हमारे जो रोज़मर्रा के जीवन में हम सौर शक्ति के संसाधनों का उपयोग कैसे करें। जी। तो निश्चित तौर पर जो हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी किसान हैं उनका जीवन में बहुत प्रगति आएगी। जी।
तो विश्वविद्यालय में जिस तरह से आपने सौर ऊर्जा का हाँ जी। उपयोग किया है, तो दिन के छोटे छोटे कामों में आप बता रहे हैं कि हाँ जी, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल विश्वविद्यालयों में उपयोग हुआ है, कहाँ कहाँ किसान भाई कर सकते हैं? देखिए, सौर संसाधन ऐसे हैं कि ये जैसे मैंने बताया कि हमारे सबसे बड़ी आवश्यकता तो है बिजली, लाइट। जी। और लाइट के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है आज, पिछले 4 साल के अंदर उसकी जो महंगाई, उसका जो भाव भी है वो काफ़ी कम हुआ है, उसका दर कम हुआ है। जी। तो फोटोवोल्टाइक सिस्टम में छोटे छोटे लाइटिंग सिस्टम है, जिससे हम घर के अंदर समझिए 4 या 5 छोटे CFL के लैंप या LED के लाइट आज आए हुए हैं। ओके। उसको उपयोग करें और छोटा सा एक सिस्टम लगाए, जिसकी वजह से एक तो हमारे जीवन में जो घर के अंदर अंधेरा होता है उससे कई परेशानियां होती है जी। जिससे हेल्थ के जो स्वास्थ्य के संबंधित कई समस्याएं होती है, बच्चों की पढ़ाई की समस्याएं हैं, वो सारी चीज़ें हम दूर कर सकते हैं। जी। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, जी। उनके तरफ से भी सहायधन है। ओके। और इस मंत्रालय के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य सरकार है, उनके अलग अलग नोडल एजेंसीज है हर राज्य में, उनके द्वारा या जो जिला पंचायत, जिला परिषद है, उनके द्वारा इन सारे जो स्कीम्स है या इन सारी योजनाओं का है, वो किसान भाई उपयोग करके अपने घर में पहले तो जो लाइट की समस्या है उससे दूर कर सकते हैं। जी जी। जीवन यहाँ से चालू होता है। ओके। इसके बाद में आप देखेंगे खेतियों के अंदर भारत एक बहुत विशाल देश है और हर प्रांत का अलग अलग विधि है खेती करने की, जीवन चर्या अलग अलग है। तो उसको देखते हुए ये तो मुमकिन नहीं है कि हम एक ही शो के अंदर सारा देश का समस्याओं को हम विचार करें। जी। लेकिन कुछ मोटी मोटी चीज़ें आप देखने जाएंगे कि खेती का जो है पहले तैयारी से, खेती की तैयारी से लेकर के, बोने से लेकर के, फिर उसको जो फसल आती है उसको एक प्रोसेस करने से लेकर के, फिर जो फसल है उसको प्रिजर्व करने से लेके, ट्रांसपोर्ट करने से लेके, एक बड़ी प्रक्रिया है। जी। और इस प्रक्रिया के अंदर हम एक एक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ऐसे संसाधन विकसित कर सकते हैं या विकास किए हुए हैं, उसका उपयोग ले सकते हैं। जी जी जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक किसान अपनी खेती करता है तो पानी उसका सबसे मूल स्रोत, उसकी ज़रूरत है। हाँ जी। और कई राज्यों के अंदर 3 से 4 घंटा ही बिजली मिलती है, जी। जिसकी वजह से वो अपनी पूरी खेती को पानी नहीं दे सकता। जी। तो आजकल ऐसे संसाधन डेवलप हुए हैं जो सौर ऊर्जा के प्लेट लगा करके आप छोटे से पंप सेट से, ओपन वेल से पानी निकाल सकते हैं। ओके। जो कुआं है उससे पानी निकाल सकते हैं। 8 से 10 घंटा आप पानी उसको यूज़ करके खेती को अपने पानी दे सकते हैं। जी। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे सहायधन रखा है। ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने केंद्र सरकार के द्वारा है, उसके साथ साथ राज्य सरकारों ने भी अतिरिक्त सहायधन इसमें दिया है। तो ये एक बात, क्योंकि जब हम देखते हैं जिस विचार से किसान खेती करता है कि अपने सारे साल की जो कमाई है, वो पूंजी है, वो उसमें लगाता है और फिर उससे कुछ ना कुछ वो अक्सर एक्सेप्ट करता है। जी जी। तो इस समय पर अगर पानी नहीं मिलता है, फसल को सूख जाता है, हाँ जी। तो उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये जो सोलार पंपिंग है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगेगा, क्योंकि आपको एक निश्चित रूप से फसल को पानी मिल सकता है। पर ये एक भ्रांति है क्या कि जब हम सोलर प्लांट लगाने जाते हैं तो शुरुआत में थोड़ा खर्चा लगता है जो कि बाकी किसी और सेटअप से महंगा लगता हो? एक बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो वस्तु स्थिति 3 साल पहले, 4 साल पहले थी, वो अभी नहीं है। जी। 3 साल पहले सोलार का जो मॉड्यूल आता है, जो सेल आते हैं, उसका 1 वाट का जो कॉस्ट था वो 200 रुपये था। ओके। और आज वो 50 रुपये वाट में आ गया है। अच्छा। तो आप यूँ समझिए कि 1 किलोवाट का
सिस्टम लगाने के लिए पहले 2 लाख रुपए का सोलर पैनल खरीदना था, आज वो 50,000 रुपए में मिल रहे हैं। तो 4 गुना भाव कम हो गया है। ओके। फिर भी हम अगर एक ही दृष्टिकोण से उसको सोचेंगे तो महंगा लगेगा ज़रूर, शुरुआत में महंगाई है फिर भी, लेकिन जो बैंक के द्वारा ऋण मिलता है किसानों को, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार से अनुदान मिलता है, इनके हम उपयोग करके अगर सिस्टम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगाई का वो जो विचार है वो नहीं रहेगा। जी जी जी। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि जैसे आपने कहा कि सबसे पहले तो घर की बात की आपने, कि घर का अंधेरा मिटना चाहिए, सोलर प्लांट लगना चाहिए छोटा छोटा। तो ऐसा भी सुना जाता है कि सोलर प्लांट की ऊर्जा को संचित करके नहीं रखा जा सकता, फिर ये किस तरह से संभव होगा? आप अगर हमारी ज़रूरत देखेंगे जी, निश्चित तौर पर आपने जो प्रश्न किया है, ये साइंटिफिक कम्युनिटी जो विज्ञान के लोग लगे हुए हैं इसमें कि एनर्जी को कैसे स्टोर किया जाए, उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है। जी। अभी हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है वो बैटरी है। अगर आप देखने जाएंगे कि एक किसान छोटा सा मकान जिसका होता है, जो हम मिडिल क्लास किसान की बात कर सकते हैं, 4 से 6 लाइट उसके लिए काफ़ी है। ओके। और 4 से 6 CFL लाइट अगर हम 15 वाट का भी यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। ये सिर्फ हमको ये सोचना है कि हमारी ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से हम कितनी बड़ी जो बैटरी बैंक या जो एनर्जी को संग्रह करने का जो डिवाइस है वो लगाना पड़ेगा। कि जब क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बेचने वाली कंपनी है ज़रूरत से ज़्यादा और डिज़ाइन कर देती है या ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा सिस्टम लगा देती है। तो ऐसे समय पर किसान भाइयों को आजकल जो वेबसाइट के ऊपर सारे जो इन्फॉर्मेशन, जो सारे बातें उपलब्ध है, उसको ध्यान में रखते हुए या कुछ ऐसी बातों को उनको अगर ज़रूरत लगे तो हमारी संस्था जो है वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसके द्वारा UNDP के द्वारा एक अवेयरनेस सेंटर हमने चालू किया है। अरे वाह। तो कोई भी अगर ऐसी चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़े या मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़े तो हम लोग दे सकते हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा हर स्टेट गवर्नमेंट का जो नोडल एजेंसी है वहाँ पर जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनसे बात कर सकते हैं, जो BDO है उनसे बात कर सकते हैं। तो इस विषय में जिसको जानकारी है उससे जानकारी लेकर के अगर कोई सिस्टम लगावे तो इतना महंगा नहीं जाएगा। लेकिन आप दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे, अगर घर में 4 घंटा अंधेरा है और बच्चे पढ़ नहीं सकते, आप खाना शुद्धता से बना नहीं सकते, या आपकी जैसे स्वास्थ्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, मन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अंधेरा घर में मन के विचार भी ऐसे हो जाते हैं। तो ये सारे पहलुओं को देखते हुए हम अगर सौर ऊर्जा को उपयोग करें तो सिर्फ पैसा या जो रुपए है वो एक ही पहलू नहीं है। जीवन के बहुत सारे पहलू है, उनको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी। तो ये तो छोटे जो दिनचर्या में हमें रोज़मर्रा के कामों में हमें जहाँ सौर ऊर्जा उपयोग हम कर सकते हैं, ये आपने बताया। लाइट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जिसके लिए बैंक भी हमें ऋण दे रहा है और 4% पर दे रहा है। इसके अलावा अगर हम खेत में पहुँचें तो जैसे आपने पानी वाली बात शुरू में कही थी कि पानी की कंटिन्यूस सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है और बिजली का ना होना बाधित कर देता है, पूरी फसल का नुकसान कर देता है। और कहाँ कहाँ उपकरणों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो सकता है और हमारे किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? थोड़ा गौर से देखना जाए, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा अंतर आया पिछले 10 साल 15 साल के अंदर। किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है वो लोगों की उपलब्धि, जिसमें पहले हम सोचते थे कि लोग मिल जावे 100 रुपये 80 रुपये दे करके खेती में काम करते थे, क्योंकि लोग जो है गांव में बसते थे। अभी पिछले 10 से 15 साल में ऐसा हो गया है कि जो नई पीढ़ी है, जवान है, वो गांव छोड़ करके शहरों में बसने लग गई। और जो बुजुर्ग होते जा रहे हैं वो काम नहीं कर पाते। तो आप गाँव के जो परिस्थितियों को देखने जाएंगे तो
यंत्रों का, उपकरणों का उपयोग करके जो खेती किया जा सकता है जी उसका जो उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा है। जी इसमें आपका पहला फायदा तो ये है कि जो लोगों के लिए हम लेबरों को या जो किसी को हम रख करके 200-300 रुपये हर रोज़ दे करके उसके पीछे रह करके काम कराना, उससे अगर एक छोटा सा यंत्र आपने लगा दिया जी तो उसका फायदा बहुत बड़ा है। अक्सर करके बहुत सारे जो यंत्र मिलते हैं वो या तो डीजल से चलते हैं या तो बिजली से चलते हैं, या हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट, या तो फसलों को निकालना या खेती को तैयार करना, या आप यूँ कहिए कि आजकल की जो खेती है उसको पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, उसमें भी ये लोग डीजल वगैरह के पंपिंग वगैरह लगाते हैं। तो अगर हम इन प्रक्रियाओं को देखेंगे, पूरी प्रक्रिया खेती का, तो जैसे पहले खेती को तैयारी करना पड़ता है, तो इसमें अक्सर करके डीजल से, ट्रैक्टर से लोग यूज़ करते हैं। जी तो आजकल जैसे सोलार के पैनल सस्ते हो गए हैं, दिन में आपको खेती करना होता है 8 घंटा, तो सोलार पैनल से छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बना करके, क्योंकि सोलार से क्या है, बिजली जनरेट होती है डीसी, और डीसी मोटर से आप छोटा सा एक इक्विपमेंट बना करके खेती की तैयारी कर सकते हैं। जी जी उसमें कोई स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। ओके तो खेती तैयार हो गई। जो बैल से, जो लोगों से करना पड़ता है वो आपका यंत्र कर रहा है। जी 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 ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिर बोने की बात आती है, वो भी बिल्कुल इसको ऐसे ही यंत्र बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप पानी का, जैसे मैंने बताया, पंपिंग का, सोलार पंपिंग यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या भारत में एक चीज़ है कि जब किसान अपने फसल उगाता है, या तो उस समय दाम बहुत कम मिलता है, हाँ जी, या उसको ट्रांसपोर्टेशन टाइम पर नहीं पहुंच पाता है, और सबसे ज़्यादा ये होता है कि किसान जो उगाने वाला, मेहनत करने वाला है, अगर उसको 10% का मुनाफा मिलता है, जो लेकर के बेचने वाला है वो 90% खा जाता है। जी 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 तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जब फसल उग जाता है तो उसको हम प्रिजर्व कैसे करें, उसको हम कैसे प्रोसेस करें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आम के सीज़न में आम बहुत सस्ता हो जाता है, हाँ जी, और अगर वही आम को आप एक छोटा सा सोलर ड्रायर लगा करके उसको आपने ड्राई किया, पीस पीस में किया, ओके, और उसको ड्राई करके जब आम का सीज़न नहीं होता है तब बेचेंगे तो उसका 2 गुना 3 गुना आपको भाव मिलेगा। जी 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 तो ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यंत्र नहीं होते। सोलार के टनल ड्रायर है, जी जी, जैसे सब्जियां हैं, हाँ जी, हर चीज़ आप उसको ड्राई करके, प्रोसेस करके रख देंगे एक हाइजेनिक वे में, जी तो उसका जो भाव है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जी जी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कई जगह, जहाँ पर आंध्रा के एक छोटा सा गांव है, मदनपल्ली बोल करके एक तालुका प्लेस है, जी, वहाँ पर किसान टमाटर उगाते हैं, हाँ जी, और टमाटर उगाते हैं तो सीजन के अंदर टमाटर का भाव 1 रुपए तक हो जाता है पर किलो, जी, और उस समय किसान को खेती से मार्केट तक पहुंचाने में 1 रुपए से ज़्यादा लग जाता है। बिल्कुल, तो किसान टमाटर रोड में फेंक के चला जाता है, और ये एक जगह का नहीं है, कई जगह आप भी पेपर में पढ़ते होंगे। जी, तो उस समय अगर छोटा सा सिस्टम बना लेवे, टोमेटो केचप बनावे अपने घर के अंदर, जी, और उसको बॉटल के अंदर प्रिजर्व करके रखे, और सरकार के द्वारा उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए बेचने का, या कोई ऐसा हाइजेनिक वे पे उसको क्वालिटी कंट्रोल करे। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो किसान भाई थोड़ा सा हट के सोचे। जी, जो चीज़ उपलब्ध है उसी को यूज़ करके हमारा जीवन को आगे बढ़ाना, वो एक अलग चीज़ है, हाँ जी, लेकिन एक नया सोच के साथ में अगर इन छोटे छोटे उपकरणों को उपयोग करें अपने जीवन में, जी। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ सकता है खेती के इसमें। और जो आपने केचप बनाने वाली बात हाँ कही, जी। शायद उसके यंत्र भी सौर ऊर्जा से बड़ी आसानी बिल्कुल से आसानी से बन सकते हैं। और ऐसी इसीलिए हम जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यही सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कोई अगर हमारे पास किसान भाई आता है, उसकी समस्याएं बोलता है, तो हम उसको मार्गदर्शन करते हैं, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जी जी, दूसरी एक समस्या है, अगर ये चीज़ें आप रेडी मार्केट में लेने जाओ तो एक का 10 गुना भाव होता है। हाँ जी, ये कई चीज़ें हमको खुद कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, पहले गांव के अंदर
हर संसाधन खुद तैयार कर लेते थे। आपको पता है, लोहार, कुम्हार, हर एक की बस्ती थी। आज ऐसा नहीं हो गया है। हाँ जी। एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनता जा रहा है। जो भी इक्विपमेंट एक बहुत बड़ी कंपनी बनाती है, मन चाहे रेट में वो बेचती है, उसको हमारे किसान बंधु खरीदते हैं। अगर वो कुछ प्रॉब्लम होता है, खुद नहीं कर सकते, फिर उसको कंपनी से ही लेना पड़ता है। जी जी जी। तो एक स्वराज्य की कल्पना जो गांधी जी करते थे, हाँ जी। वो नहीं रही। जी जी जी। ये सौर ऊर्जा एक ऐसा एक संसाधन है जो स्वराज्य, क्योंकि सौर शक्ति तो सबके लिए उपलब्ध है। हाँ जी। और ये शक्ति को उपयोग करके जो गांधी जी का सपना था स्वराज्य का, उसको बिल्कुल हम रियलाइज कर सकते हैं। जी जी जी, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं जयसिम्हा भाई आप। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा छोटे छोटे यंत्र हम सौर ऊर्जा से चला सकते हैं। जो वर्तमान में जो यंत्र बने हुए हैं, वर्तमान में जो मशीनें हमारे पास हैं, इन मशीनों को भी क्या सौर ऊर्जा के साथ चलाया जा सकता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि अक्सर करके जितने भी यंत्र है वो एक प्रिंसिपल के ऊपर बने हुए हैं, रोटेशन। हाँ जी। ठीक है, आप उसको बिजली से घुमाओ, डीजल से घुमाओ, या सौर ऊर्जा से प्रचालित बिजली से घुमाओ, जी। सिंपल सी बात है। तो जो उपकरण ऑलरेडी अपने पास है, उसको भी हम ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं जी कि हमको उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की खर्चा नहीं पड़े। जी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ हाँ जी। कि खेती के अंदर जैसे जब फसल उगता है और फसल को काटने के लिए हम लोग ट्रैक्टर वगैरह उपयोग करते हैं। आप देखेंगे तो बड़े बड़े किसान तो ठीक है, अपने पास ट्रैक्टर रख लेते। छोटे किसान बहुत महंगी दर पे ट्रैक्टर को भाड़े पे लेकर के करना पड़ता है। जी। तो जिसके पास कम खेती है, तो छोटे छोटे इक्विपमेंट, छोटे छोटे यंत्र जो सौर ऊर्जा से चल सकता है, उसको उपयोग करके कर सकते हैं। जी जी। हम सदैव ये नहीं सोचे कि ट्रैक्टर से ही कर सकते हैं। हम सदैव ये नहीं सोचे थे बड़ी ही यंत्र हमको लाना पड़ेगा। जी। तो ये सारी बातें हैं। जैसे मैंने कहा कि हम, क्योंकि सौर ऊर्जा के जो यंत्र है वो भी धीरे धीरे उपयोग में आ रहे हैं, तो इसमें एक ही चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ना कोई जो जानकार व्यक्ति है उसका सहयोग अवश्य ले इसमें। जी, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल बिल्कुल जरूर, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार किसान अपने मेहनत की कमाई को इन यंत्रों को लगाता है और छोटी सी गलती के कारण वो अगर नहीं काम करता है तो बड़े निराश हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और वो 10 लोगों को बताएगा कि ये काम नहीं करता है। तो इसकी वजह से लोगों के अंदर एक जो विश्वास है वो कम हो जाता है इन यंत्रों के अंदर। तो ऐसी कोई भी समस्या अगर हो तो बिल्कुल किसानों को आपस में बैठ करके डिस्कस, विचार विमर्श करना चाहिए। और अगर उनके वहाँ पर अगर कोई जानकार व्यक्ति है उनसे संपर्क करना चाहिए। अगर नहीं है तो बिल्कुल ऐसी संघ संस्थाएं हैं जो बहुत सहयोग दे रही हैं इन चीज़ों के अंदर, वो कर सकते हैं। जी। तो दोस्तों, आज सौर ऊर्जा के बारे में हमने जाना। हम जानते हैं कि छोटे से छोटा कार्य भी हमको करना हो तो या तो हमें बिजली लगेगी, या हमें पेट्रोल लगेगा, या हमें लकड़ी, कोयला, कुछ ना कुछ तो जलाना ही पड़ेगा, नहीं तो जनरेटर सेट पर खर्चा करना पड़ेगा। और सौर ऊर्जा हमारे लिए पूरी तरह से मुफ्त अवेलेबल है। बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी समझदारी है, और जैसा जयसिम्हा भाई ने बताया कि थोड़ा सा अलग सोचने की ज़रूरत है, थोड़ी सी हिम्मत के साथ में। और अगर हम ये सब कर लेते हैं तो हमें बिजली संकट से हम खुद ही निपट सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जयसिम्हा भाई जी आपका। आपने इतनी अमूल्य जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए दी है। मैं सभी की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपको मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए और मेरे विचारों को सुनने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ऊर्जा हर कार्य में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलने उठने बैठने से लेकर के हर छोटे बड़े कार्य में हमें ऊर्जा लगती है। घर में रोशनी करनी हो, या फिर खेतों में पानी देना हो, या फिर फसल को काटना हो, हर कार्य में ऊर्जा की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, ईंधन की आवश्यकता है। और वर्तमान में हम जिन ईंधन के साधनों से कार्य ले रहे हैं ये बड़े ही सीमित हैं, और कभी उपलब्ध हैं कभी नहीं हैं। लेकिन हाँ, साल में 300 दिन, 365 दिन में से जो मुफ्त ऊर्जा का साधन हमें उपलब्ध है वो है सूर्य, पूरी तरह से निःशुल्क। अगर हमने समझदारी से, जानकारों की सलाह से इस सौर ऊर्जा का उपयोग कर लिया
तो मुझे लगता है कि जीवन हमारा सरल हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट से पहले जानकारों की सलाह जरूर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। आज की कड़ी में इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक और नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।